यहाँ ध्यान दीजिए अब। तो हमारा आज का विषय है मेरे बचपन के दिन। इसका आज पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का करिकुलम में है, उसी के पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा। तो मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने अपने अतीत के बारे में बताया है कि किस तरीके से बचपन में वह किस तरह से जीवन यापन करती थी, क्या-क्या घटनाएँ उनके साथ हुई, वो घटनाएँ कितनी महत्वपूर्ण थी, क्या-क्या बातें थी, कैसे वो एक कवयित्री के रूप में उनका मतलब प्रचलन बढ़ा, कैसे वो विकसित हुई। तो कहती हैं, बचपन की स्मृतियों का एक अजीब-सा आकर्षण होता है ना, एक अलग अट्रैक्शन होता है बचपन की यादों का। जैसे तुम लोग तो अभी जस्ट बचपन से थोड़े से बड़े हुए हो, अभी बचपन में ही हो। लेकिन हम लोग जिस पड़ाव में हैं उम्र के, ऐसे में बचपन को याद करने पर ऐसा लगता है, जैसे एक सपना था। वो सपना हम लोग देख रहे थे और अब सपना टूट गया, ऐसा लगता है। ठीक है ना? कैसे खेलते थे दोस्तों के साथ मैदानों में, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कवयित्री कह रही हैं, महादेवी वर्मा जी, कि मेरे परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे बचपन में लड़की नहीं पैदा होती थी। 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं पूरे परिवार में। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। इसलिए क्योंकि भई हमारे समाज में साक्षरता की कमी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से लोगों में एक ऐसा प्रचलन था कि भई लड़की तो दूसरे के यहाँ चली जाएगी, तो लड़की को लोग पसंद नहीं करते थे। अभी भी बहुत सारे राज्य में, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लड़की पसंद नहीं की जाती है। उनके जन्म होते ही या उनके जन्म के पहले ही उनको गर्भ के अंदर ही खत्म कर दिया जाता था, या पैदा हुई भी तो उसको परलोक धाम भेज दिया जाता था, परम धाम। लेकिन मेरे जो बाबा जी थे, बाबा जी मतलब मेरे दादाजी, वो बहुत दुर्गा पूजा करते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुर्गा पूजा किया कि एक कन्या हमारे घर में आए। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। उत्पन्न हुई, जब मैं पैदा हुई तो बड़ी खुशी हुई घर में, मेरी बड़ी खातिरदारी हुई। मुझे भाग्य से वो सब सहना नहीं पड़ा, जो उस ज़माने के भारतीय समाज में अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा जो हमारे दादाजी थे वो फ़ारसी, उर्दू ये सब भाषाएँ जानते थे, और पिताजी पिताजी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। हिंदी का तो कोई वातावरण ही नहीं था। भाई अंग्रेज़ों का ज़माना था, जो मॉडर्न बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ते थे, और उसके पहले मुगलों का असर, सब लोग उर्दू और फ़ारसी पढ़ते थे। तब मेरे पिताजी का विवाह हुआ, और जब माताजी आईं तो जबलपुर से आई वो। जब जबलपुर से आई तब परिवार में पहली बार हिंदी एंट्री किया। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी मेरी माताजी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। उन्होंने ही, मेरी मम्मी जो हिंदी का माहौल लेकर आई, मेरी माताजी ने हमको पंचतंत्र पढ़ाया। पंचतंत्र क्या होता है भई? तो बच्चों की वो छोटी-छोटी आनंददायक मनोरंजक कहानियाँ, पंचतंत्र कहते हैं, जिसमें ख़ास करके जानवर जो होते हैं प्रमुख पात्र होते हैं। मेरे दादाजी कहते थे, मेरी नतनी को मैं विदुषी बनाऊँगा, विद्वान बनाऊँगा मैं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊँचा था, बहुत ऊँचा सोचते थे मेरे बारे में। इसलिए मैं पंचतंत्र भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी भविष्य में जाकर। विद्वान बनाना चाहते थे, पंडिताइन। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फ़ारसी भी सीख लूँ, और उसके साथ-साथ वो ये भी चाहते थे कि उर्दू फ़ारसी भी मेरी नतनी सीख ले। लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। उर्दू फ़ारसी सिखाने के लिए एक बार मेरे घर में मौलवी बाबा बुलाए गए ट्यूशन देने के लिए। बड़ी-बड़ी लंबी दाढ़ी, मूँछें, गोल टोपी पहने हुए मौलवी बाबा आए। जब आए तो उनको तो देखते ही हमको लगा भूत-ऊत कोई आ गया। डर के मारे मैं चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। उसके बाद तब फिर पंडित जी को बुलाया गया कि भाई इससे नहीं होगा। क्या? उर्दू फ़ारसी। पंडित जी को बुलाया गया, चंदन टीका, बड़ी टिक्की रखे हुए आए होंगे, कल्पना कीजिए। वो आकर हमको संस्कृत पढ़ाना शुरू शुरू किए। इसके बाद माँ भी मेरी थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हुई थी। गीता में मेरी मम्मी को बहुत रुचि था। कृष्ण द्वारा जो वचन, अनमोल वचन है गीता, उसमें मेरी मम्मी का बहुत रुचि था। पूजा पाठ के समय मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी, और मेरी मम्मी पूरी गीता संस्कृत में सुनाती थी, मैं सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मुझे मिशन स्कूल में भर्ती करवा दिया, जो क्रिश्चियन स्कूल है। लेकिन वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं लगता था, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ। मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ का वातावरण दूसरा था। मिशन स्कूल में प्रार्थना भी दूसरी थी, हमारे भारतीय लोग जैसा नहीं।
रोना-धोना शुरू करने लगी मैं। फिर तब उन लोगों ने निर्णय लिया कि मिशन स्कूल बंद कराओ और इसको क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराओ। मुझे उस गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल में डाल दिया गया। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, ठीक है ना? क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज। क्रिश्चियन था लेकिन हिंदी माहौल था। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता था मुझे। क्यों भाई, कारण क्या था? हिंदू लड़कियाँ भी थी यहाँ, था तो ये भी क्रिश्चियन, लेकिन हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का मेस एक ही था। मेस क्या होता है भाई? जहाँ खाना-पीना का व्यवस्था है। मेस में प्याज और लहसुन ये सब बनता नहीं था। बिना प्याज के खाना बनता था। प्याज जो है वो मांसाहार माना जाता है, उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से। अच्छा, वहाँ का जो छात्रावास था, छात्रावास यानी हॉस्टल, लड़कियों का रहने का जगह, छात्राओं का आवास, उसमें व्यवस्था क्या थी कि एक-एक कमरे के अंदर 4-4 छात्राएँ रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं जिस कमरे में गई, मेरी सबसे पहली साथी मिल गई कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वो मेरे से 2 साल सीनियर थे। मैं 5वीं में थी और वो 7वें दर्जे में। वो कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती मिलाती आई उनके साथ। वो 7वीं में पढ़ती थी और कविता लिखती थी और मैं 5वीं में जब मैंने देखा कि सुभद्रा जी कविताएँ लिखती हैं, तो मैं भी उनके साथ तुक में तुक मिलाने लगती थी। तुक मिलाना मतलब राइम। राइम होता है ना, राइमिंग पैटर्न में मिल जाता है कविता। बचपन में माँ लिखती थी, मेरी मम्मी को लिखने का आदत भी था बचपन में और छोटे-छोटे पद भी लिख कर के मम्मी कविता बनाकर खुद उसको गाती भी थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी, सवेरे-सवेरे, प्रभाती गाती थी। कुछ गाने के बोल इस तरह से थे, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, ये उसका मुखड़ा था गाने का। यही सुना जाता था। शाम को भी मीरा का कोई पद गाती थी। सुन-सुन कर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया 5वीं कक्षा में ही। यहाँ आकर जब देखा, तो सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी, ठीक है ना? महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं, तो छायावाद में हिंदी भाषा का बहुत बोलबाला था। बहुत ज़्यादा हिंदी भाषा प्रचलन में आ गया था और यहाँ अगर देखा कि सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसे ही लिखने लगी। सुभद्रा जी बड़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी तब, काफ़ी रेपुटेड हो गई थी, प्रतिष्ठित मतलब रेपुटेड। उनसे छिप-छिपा कर लिखती थी मैं, डरती थी। अब तुम्हारे सामने कोई सीनियर और रेपुटेड कवयित्री 7 क्लास में ही, अब मेरा कोई हैसियत नहीं है, तो मैं डर-डर के लिखती थी, अपनी कविता उनको छिपा के रखती थी, दिखाती नहीं थी। अंत में उन्होंने एक दिन मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, "कविता लिखती हो क्या?" मैंने डर के कहा, "नहीं, नहीं दीदी, नहीं।" उनको शक हो गया था। उन्होंने तुरंत डेस्क खोला और मेरी सारी किताबों की तलाशी ली। बहुत सारे पन्ने निकल पड़े कविता से भरे हुए। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, वैसे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ से मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में घुमा-घुमा कर दिखाने लगी कि देखो ये इतनी छोटी-सी बच्ची कविता लिखती है। यानी कि 2 मिनट रुकिएगा। इतनी छोटी-सी बच्ची कविता लिखती है, ये नहीं कि हमारे गलतियों को दिखला रही है, हमारी बड़ाई कर रही थी, हमारी प्रशंसा कर रही थी। अब इसके बाद हम दोनों में मित्रता हो गई। वो और हम दोनों मित्र हो गए। क्रॉसफिट में हम लोगों का जो कॉलेज था, वहाँ कंपाउंड में, मैदान में एक पेड़ था। उस पेड़ की डाली काफ़ी नीचे तक झुकी हुई थी। तो जब टिफ़िन आवर होता था, लंच वगैरह का ब्रेक, तो सारी लड़कियाँ खेलती थी, कूदती थी, इधर-उधर जाती थी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस डाली पे बैठ जाते थे और बैठकर कविता का तुक मिलाना शुरू कर देते थे। अब तुक मिलाना मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। तुम्हारे मन में मनोभाव जो आते हैं, उसे तुम जब पन्ने पर उतारते हो, तो उसका तुक नहीं बैठेगा तो कविता नहीं बनेगा। हम दोनों आपस में एक-दूसरे की मदद करते थे। उस ज़माने में एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे और हम लोगों की कविता छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे और हम लोग भी वहाँ जाने लगे धीरे-धीरे। हिंदी का उस समय प्रचार-प्रसार था काफ़ी। 1917 में मैं यहाँ आई थी, 5वीं कक्षा में। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। ये आनंद भवन कहाँ है भाई? तो इलाहाबाद में आनंद भवन है, इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन में रहते थे। आनंद भवन को उन्होंने नया-नया निर्माण करवाया था। पुराना जो भवन में रहते थे, उसको स्वराज भवन का नाम दे दिया और उसमें ऑफ़िस बना दिया कांग्रेस कमेटी का। नया भवन जो बनाया वो आनंद भवन था। तो दिन-रात उनके घर पर बैठक होती थी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की। तो ये आनंद भवन था। आनंद भवन ऐसा लग रहा था स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया है। जहाँ-तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था।
कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसफिट के मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हमारे यहाँ की जो मैडम लोग थी हमें साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कवि हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये बहुत बड़े ऊँचे कवि हैं। हम लोग जब कवि सम्मेलन में जाती थी तो देखती थी कि हरिऔध जी वहाँ आए हुए हैं, कभी वो अध्यक्ष होते थे। कवि श्रीधर पाठक जी होते थे। कवि रत्नाकर जी, क्या बड़े-बड़े कवियों का साथ था इनका। कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। हम लोग सुनते थे कि अब हमारा नाम आएगा, अब हमारा नाम आएगा, इतने छोटे बच्चे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, फर्स्ट प्राइज़ पाती थी मैं। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, 100 से भी ज़्यादा मेडल हमको मिले होंगे उस उम्र में ही, बचपन में ही। तो ये था पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।